Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 12 related to direct taxation, that is deductions in computing total income. In the previous video, we have seen section number 80G, and today we have to see the examples related to section number 80G, but we'll do the examples later on for all the topics related to deduction. For now, we'll discuss all the topics related to deduction first, and then after that we'll discuss the examples related to that topic. So let's start with next one, that is section number 80GG. Section number 80GG is related to deduction in respect of house rent paid. किससे रिलेटेड डिडक्शन है? डिडक्शन यहाँ पे है रिलेटेड टू हाउस रेंट पेड. ठीक है, हमने क्या किया है, हमने हाउस रेंट पे किया है, उससे रिलेटेड डिडक्शन यहाँ पे आपको अलाउ किया जा रहा है. ठीक है, सो ये डिडक्शन मिलेगा किसको? ये मिलेगा सिर्फ एक इंडिविजुअल को. कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस उस इंडिविजुअल को फुलफिल करनी पड़ेगी, तब उसको ये डिडक्शन मिलेगा. फर्स्ट कंडीशन है नो हाउस रेंट अलाउंस. सबसे फर्स्ट बोला जा रहा है कि हम आपको डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे, किसी इंडिविजुअल को हम डिडक्शन प्रोवाइड करेंगे जिसको उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिडक्शन प्रोवाइड किया जाएगा जिसको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा होता है. ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस मतलब जो सैलरी में हमने हाउस रेंट अलाउंस पढ़ा था ना, वो हाउस रेंट अलाउंस उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को नहीं मिलना चाहिए. नेक्स्ट बोला जा रहा है नो हाउस एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जहाँ पे वो काम कर रहा है उस जगह पे ना ही उसका खुद का, उसके स्पाउस का, उसके माइनर चाइल्ड का या HUF का कोई भी घर होना चाहिए. ठीक है, उनका खुद का कोई भी घर वहाँ पे नहीं होना चाहिए. कोई भी घर मतलब कोई भी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए. कौन कौन सी जगह पे? एट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको सबसे पहले बोल दिया गया है जहाँ पे असेसी रहता है, जहाँ पे असेसी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है, जहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट में है, या फिर जहाँ पे वो अपना बिजनेस और प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा है. ठीक है, सो क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन बोला गया कि हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलना चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन बोला जा रहा है कि जहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जहाँ पे आप एक्चुअल में एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, या फिर जहाँ पे आप PGBP की इनकम अर्न कर रहे हैं. ठीक है, सो उस जगह पे आपका खुद का कोई भी घर नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, ना ही आपका स्पाउस के, माइनर चाइल्ड का या फिर HUF का कोई घर होना चाहिए, दैट इज रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए इन सब की, तब तो आपको ये डिडक्शन अलाउ किया जाएगा. नेक्स्ट बोला जा रहा है नो क्लेम फॉर द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. आपने किसी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए. ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट आपने नहीं लिया होना चाहिए किसी भी हाउस प्रॉपर्टी के लिए. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, मिस्टर ए एम्प्लॉयमेंट में है आगरा में, और उनका एक घर है दिल्ली में, और ये दिल्ली वाला हाउस को उन्होंने क्या बोल दिया? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोल दिया. तो बताइए, आगरा में ये काम करते हैं, ठीक है, आगरा में ये काम करते हैं या रेंट पे रह रहे हैं, और एक घर को वो पहले से ही सेल्फ ऑक्यूपाइड बोल रहे हैं, भले किसी और जगह का. तो बताइए डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर इज नो. आपको इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड का इसमें बेनिफिट नहीं लेना है. अगर आप इस पर बेनिफिट नहीं ले रहे हैं तब आपको ये वाला डिडक्शन अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा. सो आप पहले चेक कर लीजिए इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड बोलने से ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, या फिर आप अलग से ये जो रेंट का डिडक्शन मिल रहा है वो लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिल रहा है. ठीक है, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, जो बेनिफिशियल है वाला डिडक्शन आप क्लेम कीजिए. नेक्स्ट बोल रहा है प्रूफ फॉर पेमेंट ऑफ रेंट. आपने रेंट पे किया है एक्चुअल में, उसका प्रूफ लेके आना पड़ेगा आपको फॉर्म 10BA में. प्रूफ किससे लेंगे? हम जिसके यहाँ घर पे रह रहे हैं, जो ओनर है उस पर्टिकुलर हाउस का जहाँ का हम रेंट पे कर रहे हैं, उससे आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ लेके आना पड़ेगा. डिडक्शन मिलेगा कितना? सो डिडक्शन यू विल गेट ऑफ मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज 5000 पर मंथ. 5000 पर मंथ का आपको डिडक्शन मिलेगा. 25% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम. अब ये ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? तो ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब GTI माइनस स्पेशल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U के सारे डिडक्शंस ले लीजिए एक्सेप्ट 80GG, क्योंकि उसी का डिडक्शन हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है,
सो आई होप आपको क्लैरिटी आई हो क्या बोल रहा है, वापस से एक बार क्लियर कर लेते हैं। इंडिविजुअल के लिए सेक्शन अप्लाई होता है। यहाँ पे बोला गया है कि आपको डिडक्शन मिलेगा किसका, जो भी आप हाउस रेंट पे कर रहे हैं। कब मिलेगा? फर्स्ट कंडीशन, आपको हाउस रेंट अलाउंस रिसीव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, आपके पास खुद का कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए जहाँ आप एम्प्लॉयमेंट में हैं, जहाँ आप एक्चुअली रह रहे हैं, जहाँ पे आप बिजनेस और प्रोफेशन अपना कैरी ऑन कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे आप अपनी ऑफिस ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। इन जगह पे कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। किसका नहीं होना चाहिए? उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, उसके स्पाउस का, माइनर चाइल्ड का या फिर HUF का कोई भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमको बोला गया कि ये तो ठीक है, ये दो कंडीशन तो ठीक है, इसके साथ साथ आपके पास कोई भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आपको क्लेम नहीं करना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट मिलता है वो आपको क्लेम नहीं करना है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तब आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट, आप एक्चुअल में रेंट पे कर रहे हो उसका प्रूफ लेके आओ, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस है, अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, इन दैट केस डिडक्शन आपको दिया जाएगा। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग: 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम। ग्रॉस एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम माइनस स्पेशल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80GG। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 80GGA। मैं एग्जाम्पल ज़रूर कराऊंगी, हम सेक्शन नंबर 80G का भी एग्जाम्पल देखेंगे, 80GGA का भी एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। पहले हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट एग्जाम्पल्स पे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 80GGA। क्या बोल रहा है? डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च। हम दे रहे हैं डोनेशन। हमने एक और जगह डोनेशन पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने डोनेशन पढ़ा था सेक्शन नंबर 80G के अंदर। अब हम 80GGA के अंदर भी डोनेशंस पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। तो वहाँ पे हम गवर्नमेंट को देते हैं, यहाँ पे हम रिसर्च के लिए दे रहे हैं, ठीक है। सो अगर कोई असेसी है जिसकी PGBP की इनकम है, इन दैट केस उसको तो ये वाला साइंटिफिक रिसर्च वाला डिडक्शन 35 के अंदर मिलता है। अगर आपको याद हो तो हमने PGBP जब डिस्कस किया था तो वहाँ पे देखा था स्पेसिफिकली साइंटिफिक रिसर्च वाली जो चीज़ें हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को आप पे करते हैं, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट या फिर नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड को पे करते हैं। सो आपको 35 के अंदर डिडक्शन मिल जाता है, या तो 100% या तो 150%। सो रिसर्च इंस्टीट्यूशन के लिए आपका 100% और 150% है, और NFRD एंड NUPEF के लिए आपका 100% है अंडर सेक्शन 35CCA। ये किसके लिए? ऐसे पर्सन्स की जिनकी इनकम PGBP की है। लेकिन कोई ऐसा भी तो पर्सन हो सकता है जो कि साइंटिफिक रिसर्च पे पैसे लगाना चाहता है लेकिन उस PGBP की इनकम नहीं है, तो क्या उसको डिडक्शन दिया जाएगा? तो बोला गया कि हाँ, उनको भी डिडक्शन दिया जाएगा। ऐसे पर्सन जिनकी PGBP की इनकम नहीं है और वो अगर रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अप्रूव्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, एलिजिबल सोशल वेलफेयर फंड, नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड में अगर डोनेशन देते हैं फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो उनको 100% अंडर सेक्शन 80GGA ग्रॉस टोटल इनकम से आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 100% किसका लिया जाएगा? जितना भी आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसे पे किए हैं उसका 100% आपको एज डिडक्शन दे दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, PGBP के अंदर इसके लिए, दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूशन वाले के लिए डिडक्शन मिलता है, एंड NFRD NUPEF के लिए डिडक्शन मिलता है, लेकिन एलिजिबल सोशल वेलफेयर के लिए डिडक्शन नहीं है। पहले हुआ करता था लेकिन अब अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे 80GGA के अंदर आपको ये तीनों पे मिलेगा डिडक्शन एट द रेट 100%, ठीक है। 100% किससे मिलेगा? साइंटिफिक रिसर्च पे आपने जितना भी पैसा दिया है वो पूरा का पूरा 100% एज डिडक्शन आपको दे दिया जाएगा फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आई होप क्लैरिटी आई हो। 80GGA किससे रिलेटेड है? साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड। 80G किससे रिलेटेड था? डोनेशन से रिलेटेड। सर्टेन फंड्स पे हम डोनेशन डालते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये भी हमारा डोनेशन से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है? डोनेशन इन बैंक मोड टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये जो भी डोनेशंस आप दे रहे हैं वो डोनेशंस आपके कैश में अगर आप दे रहे हैं तो 10,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने चाहिए। अगर 10,000 से ज़्यादा एक्सीड करता है, इन दैट केस आपको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा।
सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है डोनेशन इन बैंक मोड टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब हम किसको पैसे दे रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट को एज डोनेशन दे रहे हैं। इन दैट केस इसमें डिवाइड कर दिया गया सेक्शन नंबर 80 GGB में इंडियन कंपनीज को यहाँ पे डिडक्शन दिया जाता है, 80 GGC में अदर देन कंपनी और लोकल अथॉरिटी को डिडक्शन दिया जाता है। मतलब इंडियन कंपनी को यहाँ मिल रहा है, बताइए फॉरेन कंपनी को मिल रहा है क्या कहीं पे भी? आंसर इज नो। यहाँ इंडियन कंपनी बोल दिया, यहाँ अदर देन कंपनी बोल दिया। तो फॉरेन कंपनी अगर कोई भी डोनेशन देती है टू पॉलिटिकल पार्टी, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी या इंडियन इलेक्टोरल ट्रस्ट को, इन दैट केस उसको डिडक्शन मिलेगा क्या? आंसर इज नो। यहाँ पे इंडियन कंपनी को कवर्ड है, यहाँ पे इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI या फिर लोकल अथॉरिटी, इन सबको कवर किया गया है। ठीक है, सो इंडियन कंपनी अगर डोनेशन देती है टू पॉलिटिकल पार्टी या इलेक्टोरल ट्रस्ट तो ये किस फॉर्म में देगी? कंट्रीब्यूशन के फॉर्म पे या डोनेशन के फॉर्म पे दे सकती है। कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन यहाँ पे एज पर कंपनीज एक्ट लेना है, और ध्यान दीजिएगा कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंट्रीब्यूशन मतलब जो कि डोनेशन के फॉर्म पे आप किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। कंपनी जब पॉलिटिकल पार्टी जब अपना प्रमोशन कर रही है, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज वोट्स के लिए जो भी चीज़ें कर रही है उन सब में आप पैसे दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूशन पे यहाँ पे कवर की गई है। अगर अदर देन कंपनी या लोकल अथॉरिटी है तो कंट्रीब्यूशन और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट आप जितना भी दे रहे हैं आपको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो लिखा है वो लॉ में डिफाइन नहीं किया गया। इन दैट केस जनरल मीनिंग आपको लेना है, कंट्रीब्यूशन किसी भी फॉर्म पे दिया जा सकता है टू पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। 80 GGB भी डोनेशन से रिलेटेड है टू पॉलिटिकल पार्टी, 80 GGC भी रिलेटेड है, लेकिन 80 GGB किस पे लगता है? इंडियन कंपनीज पे लगता है। 80 GGC किस पे लगता है? अदर देन कंपनी और लोकल अथॉरिटी पे लगता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 80 IA। ध्यान दीजिएगा 80 I वाली जो बहुत सारी फैमिलीज हैं 80 I के अंदर, उनको सब हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि सारे आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि सिर्फ एक बार आप गो थ्रू हो जाइएगा सारे से। मैं आपको सिर्फ स्पेसिफिकली 3-4 यहाँ पे कवर कराने वाली हूँ 80 I वाली फैमिली से। बाकी आपको कवर करना एक बार सिर्फ रीड कर लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंस नहीं है उसका। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। सेक्शन नंबर 80 IA किससे रिलेटेड है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेस एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसको कवर कर रहे हैं हम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाले को कवर कर रहे हैं। इसके अंदर क्या बोल रहा है देखिए, डिडक्शन मिलेगा फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ। ध्यान दीजिए आपको मैंने एक बार और 80 IA4 कवर करवाया है। कहाँ करवाया है? 80C के अंदर कवर करवाया। 80C के अंदर हमने 10th या 9th वाला पॉइंट देखा था, वहाँ पे हमने 80 IA4 को कवर किया है। ठीक है, सो उसके अंदर मैंने आपको 5 बताए थे, 5 इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को 80 IA4 के अंदर कवर किया गया है। वही 5 का नाम मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सो डिडक्शन मिलेगा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को जो कि इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंडस्ट्रियल पार्क और SEZ, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिकंस्ट्रक्शन और रिवाइवल ऑफ पावर जनरेटिंग प्लांट। अगर आप ये सारे काम करते हैं इन दैट केस आप आ जाइए सेक्शन नंबर 80 IA में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। क्या बोल रहे हैं देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला डिडक्शन किसको मिलेगा? ये एप्लीकेबल है इंडियन कंपनी या कोई भी कॉम्बिनेशन को। कॉम्बिनेशन मतलब एक से ज़्यादा इंडियन कंपनीज एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती हैं। इन दैट केस इंडियन कंपनी या फिर उसके कॉम्बिनेशन हम उसको बोलेंगे। अथॉरिटी, बोर्ड या कॉरपोरेशन या फिर कोई और बॉडी जो कि स्टैब्लिश या कंस्टिट्यूट की गई है सेंट्रल या स्टेट एक्ट के अंदर किस पर्पस के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंडीशंस। तो कंडीशन क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए? आप डेवलप करने होने चाहिए, डेवलप या मेंटेन करने होने चाहिए, डेवलप, ऑपरेट और मेंटेन करने होने चाहिए। क्या चीज़? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को। अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब होता क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब रोड, हाईवे प्रोजेक्ट्स, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट, नेविगेशनल चैनल इन द सी। सो ये सारी चीज़ें हमारी किस में कवर की गई है? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में। ऑफकोर्स ये बात है, नाम खुद बता रहा है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने कंट्री का। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो गवर्नमेंट का काम है कि उस पर आपको डिडक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि आप अपनी
कंट्री को ग्रो करने पे हेल्प कर रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में क्या करती है, डिडक्शंस प्रोवाइड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्या होता है, होप क्लैरिटी आई हो आपको। नेक्स्ट बोला जा रहा है कंडीशंस पढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन है आपका एग्रीमेंट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर किसी और स्टैट्यूटरी बॉडी के साथ। क्या एग्रीमेंट होना चाहिए कि हाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मेंटेन करने वाले हैं। इस चीज़ का आपके पास क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। कमेंसमेंट, उस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसका कमेंसमेंट कब होना चाहिए, उसने स्टार्ट किया होना चाहिए बिजनेस को ऑन और आफ्टर 1/4/1995, लेकिन बट बिफोर 1/4/2017। 1/4/2017 से पहले आपको चालू कर लेना है अपना बिजनेस। मतलब ऐसा पर्सन जो कि अभी स्टार्ट कर रहा है, दैट इज अगर हम बोले 2020 पे, इन दैट केस उसको डिडक्शन दिया जाएगा क्या ये वाला? आंसर इज नो, ये डिडक्शन उसके लिए अवेलेबल नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला डिडक्शन उन्हीं के लिए अवेलेबल है जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक क्या कर लिया है, अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। डिडक्शन मिलेगा कितना? बोला गया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में हमने देखा यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को 4 पॉइंट पे, है ना, तो उसी के हिसाब से डिडक्शन दिया जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में आप पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इनलैंड पोर्ट या फिर नेविगेशनल चैनल इन द सी वाला काम कर रहे हैं, सो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब ये जो 100% है किससे मिलेगा? तो जितना भी आपने प्रॉफिट अर्न किया उस पर्टिकुलर बिजनेस से, उसका पूरा का पूरा 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगा फॉर एनी 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स आउट ऑफ 15 ईयर्स। मतलब जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1/4/2016, 1/4/2016 से आगे 15 साल तक हम देखेंगे। इस 15 साल में से कोई भी 10 साल आप चूज कर लीजिए, वो 10 साल का जो प्रॉफिट होगा वो पूरा 100% क्या करा जाएगा, आपको एज डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होने वाला है। कब तक नहीं होने वाला है? 10 साल तक आपके लिए प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होने वाला है। बताइए कितना ज़्यादा डिडक्शन दे दिया गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट केस देखिए किसका था, ये था पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड वाटरवे, इन सब का। नेक्स्ट आते हैं हमारा एनी हाउसिंग एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज विच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस। कौन से बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है, अब ये ध्यान दीजिएगा। तो हाईवे प्रोजेक्ट वाला जो है ना, इससे रिलेटेड इस हाईवे बनाने के लिए अगर साथ साथ कोई हाउसिंग फैसिलिटी वाला भी काम चल रहा है तो वो भी इसके अंदर कवर किया गया। तो स्पेसिफिकली यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, ऑन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हाईवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपको दिया जाएगा 100% डिडक्शन। अगर आप कोई और फैसिलिटी प्रोवाइड करें तो आप कोई और फैसिलिटी, मतलब हमने स्पेसिफिकली ये कवर कर लिया, स्पेसिफिकली ये कवर कर लिया, बचा कौन? ये और ये, दैट इज रोड और वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट आपका बचा। तो अदर्स में इन दोनों को कवर किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको 100% डिडक्शन मिलेगा, यहाँ पे भी 100% डिडक्शन मिलेगा। किसका 100%? जो भी प्रॉफिट आपने उस पर्टिकुलर बिजनेस से अर्न किया होगा उसका आपको 100% मिलेगा। कब तक मिलेगा? तो 10 साल आपको भी मिलेगा, लेकिन 20 साल में से। सो अगर आपने 1/4/2016 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपके लिए टाइम पीरियड कितना है? 20 ईयर्स। इन 20 ईयर्स में से किसी भी 10 ईयर्स का आप प्रॉफिट को एज डिडक्शन ले सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। 100% प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई हो आपको। जब से आपने स्टार्ट किया है तब से 15 ईयर्स देखा जाएगा, तब से 20 ईयर्स देखा जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। सो हम क्या देख रहे हैं? सेक्शन नंबर 80IA, जिसमें हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सेक्शन नंबर 80IA का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला पॉइंट। अब हम आ रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। क्या बोल रहा है? एप्लीकेबल किसके लिए? सारे एसएससी के लिए। मतलब हर एक एसएससी को जो भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज मेंटेन करता है उन सब के ऊपर ये सेक्शन, ये वाला पर्टिकुलर डिडक्शन अप्लाई करेगा। ठीक है, सो नेचर ऑफ बिजनेस क्या होना चाहिए? आपका बिजनेस होना चाहिए टेलीकम्युनिकेशन सर्विस का,
बेसिक या सेल्यूलर कोई भी टाइप की टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें रेडियो पेजिंग, डोमेस्टिक सैटेलाइट सर्विसेज, नेटवर्क ऑफ ट्रंकिंग, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, इंटरनेट सर्विसेज, सब कुछ यहाँ पे कवर किया गया। इनमें से कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज माना जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपका होना चाहिए आफ्टर 31 मार्च 1995, लेकिन 1/4/2005 से पहले कमेंसमेंट हो जाना चाहिए, मतलब बहुत पुराना सेक्शन है। अभी अगर कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज स्टार्ट हो रही है तो बताइए ये सेक्शन अप्लाई होगा क्या? आंसर इज नो, उसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। बिजनेस नॉट फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। क्या बोल रहा है? आपका पहले से कोई बिजनेस था, आपने क्या किया, उसको स्प्लिट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारा ABC लिमिटेड है जो कि पहले ही टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, है ना। हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर लिया, A लिमिटेड, BC लिमिटेड। क्या हुआ, ये अब टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज बना रहा है। तो बताइए ये स्प्लिटिंग से बना है बिजनेस, तो क्या इसको कवर किया जाएगा कि यहाँ पे? आंसर इज नो। न्यू बिजनेस होना चाहिए, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होना चाहिए जो कि स्प्लिट अप से बना है या फिर रिकंस्ट्रक्ट किया गया या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस का रिकंस्ट्रक्शन या स्प्लिटिंग अप है, तो वो सब चीज़ें नहीं चलेंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन है, क्या बोल रहे हैं देखिए। बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कैरिड ऑन इन इंडिया इज डिसकंटिन्यूड इन एनी प्रीवियस ईयर बाय रीजन ऑफ। क्या बोल रहा है देखिए, अगर हम यही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं, ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन कुछ रीजंस के कारण ये जो बिजनेस है वो बंद करना पड़ा, ठीक है, शट डाउन करना पड़ा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको वापस रीओपन कर रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस क्या है वो समझिएगा। क्या हो गया, रीजंस में बोला गया कि एक्सटेंसिव डैमेज हो गया है या डिस्ट्रक्शन हो गया है ऑफ एनी बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। एक्सटेंसिव डैमेज हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है किसको? बिल्डिंग को, प्लांट, मशीनरी को या फिर प्लांट और फर्नीचर को, जो कि वो एसएससी ओन करता था उस पर्टिकुलर बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। सो एक्सटेंसिव डैमेज हो गया है। ABC लिमिटेड है, ABC लिमिटेड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, बिल्डिंग पूरी की पूरी तबाह हो गई, एकदम पूरा सब बिजनेस बंद हो गया, अब वो बिजनेस कर ही नहीं पा रहे। ये डैमेज हुआ क्यों था? ये डैमेज हुआ था फ्लड, टाइफोन, यूरिकैन, रियॉट और सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर या फिर एक्शन बाय एन एनिमी। इन सब कारणों के कारण हमारा जो बिजनेस है वो बंद हो गया था, है ना। इन दैट केस अगर आप उस बिजनेस को रीस्टैब्लिश कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या रीवाइव कर रहे हैं, ठीक है, कब कर रहे हैं? विद इन द पीरियड ऑफ एक्सपायरी ऑफ 3 years, तो भी आपको न्यू बिजनेस ही माना जाएगा। क्या बोल रहा है देखिए, ABC लिमिटेड थी, ABC लिमिटेड में डैमेज हो गया। ये डैमेज क्यों हुआ? बिल्डिंग का हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का हो गया, किसी भी चीज़ का हो गया। ये डैमेज क्यों हुआ? ये या तो नेचुरल कैलामिटीज़ के कारण हुआ, सिविल डिस्टर्बेंस के कारण हुआ, एक्सीडेंटल फायर के कारण हुआ, या फिर किसी एनिमी के एक्शन के कारण हुआ। तो ये डैमेज को यहाँ पे कवर किया गया, इसके अलावा कोई और डैमेज यहाँ पे कवर नहीं किया जाएगा। सो ऐसे बिजनेस जो कि डैमेज हो गया उसके सारे मेन प्रोडक्ट्स, और वो अब क्या हो रहा है, वो बिजनेस वापस से रीस्टैब्लिश हो रहा है, रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है या फिर रिवाइव हो रहा है। ये तीनों में से कुछ भी हो, 3 साल के अंदर आपको करना है। जब डैमेज हुआ उसके 3 साल के अंदर अगर आप रिकंस्ट्रक्ट, रीस्टैब्लिश, रिवाइव कर देते हैं अपना बिजनेस वापस से, तो आप न्यू बिजनेस माने जाएंगे। आई होप क्लैरिटी आई हो और उसको इस डिडक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी किसको बोला जाएगा, समझिएगा। न्यू प्लांट एंड मशीनरी मतलब सच अंडरटेकिंग शुड नॉट बी फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ मशीनरी और प्लांट प्रीवियसली यूज फॉर एनी पर्पस। क्या बोल रहा है? न्यू प्लांट एंड मशीनरी मतलब न्यू होना चाहिए, किसी और बिजनेस से उठा के आपने अपने बिजनेस में लगा दिया तो क्या उसको न्यू प्लांट एंड मशीनरी बोला जाएगा क्या? आंसर इज नो। लेकिन इससे भी रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस बोल दिए गए। अब एक्सेप्शन क्या बोल रहा है देखिए, कोई ऐसी प्लांट एंड मशीनरी
को हम न्यू एसेट मान लेंगे, प्लांट एंड मशीनरी को हम न्यू एसेट मान लेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो पहली कंडीशन कि वो जो प्लांट और मशीनरी है उसको हमने इंपोर्ट किया है इंडिया में, उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगा है आज तक, इस पर्टिकुलर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम पहली बार लगाएंगे, और असेसी जो है वो फर्स्ट यूज़र है उस पर्टिकुलर एसेट का इंडिया में। ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होती है, इन दैट केस वो प्लांट एंड मशीनरी को न्यू मान लिया जाएगा, भले ही वो सेकेंड हैंड क्यों ना हो। मतलब फॉरेन में यूज्ड की भी सेकेंड हैंड मशीनरी को आप अपने यहाँ लाके प्लांट एंड मशीनरी को फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं, अभी तक डेप्रिसिएशन आपने चार्ज नहीं किया, आप जो चार्ज करेंगे वही फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन होगा, और वो एसेट फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ हो रहा है। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट एंड मशीनरी न्यू है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टोटल वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर टू न्यू बिजनेस। अब देखिए क्या होता है, नॉर्मली जो पर्सन स्टार्ट करते हैं वो चाहते हैं यार कुछ ना कुछ पुराना सामान हम हमारे न्यू बिजनेस में ले आएँ, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि आपको पूरी तरीके से नई मशीनरी लानी पड़ेगी, तो उनको हो गई प्रॉब्लम। तो ये सब कहाँ गए, गवर्नमेंट के पास गए, बोले यार थोड़े बहुत तो हमको अलाउ करो, हम थोड़े बहुत तो ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी लेके आ सकते हैं बिजनेस में। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, हम आपको क्या है अलाउ कर देते हैं 20% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी आप अपने बिजनेस में लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ टोटल प्लांट एंड मशीनरी, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपीज़ का प्लांट एंड मशीनरी है, तो इस 100 में से 20 का आप ओल्ड लेके आ सकते हैं, ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी लेके आ सकते हैं, तो भी हम क्या मानेंगे, आपने न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेके आया, हम ऐसा ही मानेंगे, और आपको डिडक्शन भी अलाउ किया जाएगा। सो सबने बोला चलो ठीक है 20% तो आपने अलाउ किया, सो इस तरीके से अलाउ हुआ है ना। सो आपको याद करने के लिए मैं ऐसे ट्रिक्स बता रही हूँ, नॉर्मली कोई भी रीजंस हो सकते हैं, हम इस तरीके से इसको याद कर रहे हैं। क्वांटम ऑफ डिडक्शन कौन सा वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए, हम पढ़ रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वाला। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में हमने क्या क्या कंडीशंस पढ़ी, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया अबाउट नेचर ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब बिजनेस स्टार्ट हुआ, फिर हमने डिस्कस किया कि बिजनेस जो है न्यू बिजनेस होना चाहिए, स्प्लिट अप रिकंस्ट्रक्शन के फॉर्म पे नहीं बनना चाहिए, और अगर कोई बिजनेस जो है डैमेज हो गया है नेचुरल कैलामिटीज, सिविल डिस्टर्बेंस, एक्सीडेंटल फायर या फिर एनिमी के कारण, और उसको रिवाइवल रिकवर रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है विद इन 3 ईयर्स, तो उनको भी हम न्यू बिजनेस ही मानेंगे। न्यू प्लांट एंड मशीनरी किसको बोला जाएगा, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो फर्स्ट टाइम आप अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं और इसको प्रीवियसली किसी भी पर्पस के लिए किसी ने भी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है जो हमने डिस्कस किया। अब हमारे डिडक्शन कितना मिलेगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए। सो बोला गया कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए आपको डिडक्शन मिलेगा 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक आउट ऑफ 15 ईयर्स। मतलब यहाँ पे भी है फॉर एग्जांपल 1-4 कब तक स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, हम 2005 तक स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 1-4-2005 लिखा है वो, हाँ 1-4-2005 से आपको पहले करना है ना। तो हमने स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल 1-4-2004 को बिजनेस स्टार्ट किया, डिडक्शन कब तक मिल ले सकते हैं आप, 15 साल तक आगे ले सकते हैं, जिसमें से 10 साल तक का आपको ले सकते हैं ना। आगे के किसी भी 15 साल में, इन 15 सालों में आप किसी भी 10 साल का प्रॉफिट का डिडक्शन ले सकते हैं 10 साल तक, है ना। तो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको 100% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको 30% ऑफ प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस का डिडक्शन दिया जाएगा। सो ये जो अब बोलना चाहिए सेक्शन पुराना हो चुका है, क्योंकि 2005-2020 तक, मतलब इस साल और चलेगा, इसके आगे नहीं चलेगा। जो लोग 2005 में अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे उनके लिए बस एप्लीकेबल है, उनके आगे के लिए तो किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट के लिए पढ़ लीजिए, आगे के लिए तो आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं होगा टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। नेक्स्ट आते हैं इंडस्ट्रियल पार्क और एसीजेड। क्या बोल रहा है, देखिए एप्लीकेबल होगा ये सारे एसएससी को। कंडीशन बोल दी गई कि नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो कि डेवलप कर रहा है, डेवलप ऑपरेट और मेंटेन कर रहा है, या फिर सिर्फ ऑपरेट कर रहा है। किस चीज़ को, इंडस्ट्रियल पार्क को, एसीजेड को। नोटिफाई किसने किया होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ऐसे एसीजेड और इंडस्ट्रियल पार्क जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वहाँ पे आप डेवलप ऑपरेट या मेंटेन कर रहे हैं उनको, तो वो आपको
अलाउ किया जाएगा। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कब होना चाहिए? इंडस्ट्रियल पार्क का केस है तो 1/4/1997 से लेके 31 मार्च 2012 तक स्टार्ट हो सकता है। एसीजेड का केस है तो 1/4/2001 से लेके 31 मार्च 2006 तक स्टार्ट हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एसीजेड वाला केस है हम किस में पढ़ रहे हैं? सेक्शन नंबर 80IA। आगे आके एक और सेक्शन आएगा जिसमें आप सेक्शन एसीजेड के बारे में पढ़ेंगे। जब वो पर्टिकुलर सेक्शन अप्लाई हो गया तो ये वाला आपका अप्लाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वांटम ऑफ डिडक्शन। डिडक्शन मिलेगा कितना? तो 100% ऑफ प्रॉफिट डराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस, आपको डिडक्शन मिल जाएगा 10 साल तक 15 साल में से। सो 15 ईयर्स है जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तब से 15 ईयर्स, उसमें से किसी भी 10 साल के आप प्रॉफिट का 100% डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये भी अप्लाई करता है सारे एसएससी को। कंडीशन है कि अंडरटेकिंग सेटअप होना चाहिए इंडिया में जनरेशन या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के लिए। बिजनेस स्टार्ट होना चाहिए अगर आप जनरेशन ऑफ पावर कर रहे हैं, इन दैट केस 1/4/1993 से लेके 31 मार्च 2017 तक। ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इन दैट केस 1/4/1999 से लेके 31 मार्च 2017 तक। आप सब्सटेंशियल रिनोवेशन या मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं। सब्सटेंशियल रिनोवेशन मतलब 50% से ज़्यादा चीज़ें आप पूरी तरीके से रिनोवेट कर रहे हैं या मॉडर्नाइज कर रहे हैं तो भी यहाँ पे कवर किया जाएगा। और इसमें भी आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1/4/2004 से लेके 31 मार्च 2017 तक, तो आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, न्यू बिजनेस और न्यू प्लांट एंड मशीनरी जैसा हमने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में इन डिटेल डिस्कस किया है, सेम वही पॉइंट यहाँ पे भी अप्लाई करेगा। डिडक्शन मिलेगा कितना? सो 100% 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए 15 ईयर्स में से। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेक्शन नंबर 80IA-B, जो मैंने SEZ वाला पॉइंट आपको बोला ना, जो कि आपको 80IA में कवर्ड है, वो अप्लाई नहीं करेगा। कब से अप्लाई नहीं करेगा? जब से 80IA-B आपका आ गया। ठीक है। सो क्या बोल रहा है देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स व्हाइल अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ एसीजेड। एसीजेड का आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आ जाइए। ये एप्लीकेबल होगा सारे एसएससी को। कंडीशन बोल दी गई कि वो एसएससी जो है एंगेज होना चाहिए बिजनेस ऑफ डेवलपिंग एसीजेड। आप एसीजेड को डेवलप करने चाहिए तब आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई करेगा। एसीजेड जो है नोटिफाई होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1/4/2005 अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट 2005, तभी हम इसको कवर करेंगे, है ना। एसीजेड जो है नोटिफाइड एसीजेड होना चाहिए। सच डेवलपमेंट हैज बिगन आप बिफोर 1/4/2017, से पहले आपने वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, तभी आपको डिडक्शन दिया जाएगा। डिडक्शन मिलेगा कितना? सो 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर 10 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 15 ईयर्स में से। जब भी आपने एसीजेड में बिजनेस स्टार्ट किया है तब से 15 साल तक देखेंगे और उसमें से 10 साल का आपका प्रॉफिट का आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। 100% डिडक्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा, ये हो गया हमारे नॉर्मल पॉइंट्स। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं 80I के अंदर जो कि बहुत पुराने हो चुके हैं, इसलिए हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ एक बार रेफर कर लीजिएगा, बहुत है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 80IA-C। ये आपका जो है इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये अभी भी अप्लाई करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें अमेंडमेंट्स आए। ठीक है। क्या बोल रहा है देखिए, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल स्टार्टअप। एलिजिबल स्टार्टअप्स के लिए डिडक्शन दिया जा रहा है। एलिजिबल स्टार्टअप में कौन कौन कवर्ड है? डिडक्शन मिलेगा किसको? कंपनी को मिलेगा और LLP को मिलेगा, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है बिटवीन 1/4/2016 से लेके 1/4/2021 तक। ठीक है, 1/4/2021 तक का टाइम पीरियड कवर कर लिया है। मतलब अगर कोई पर्सन आज स्टार्ट करता है अपना बिजनेस, इन दैट केस वो एलिजिबल स्टार्टअप के अंदर डिडक्शन ले सकता है। टर्नओवर अप टू 25 करोड़ उसका होना चाहिए, मैक्सिमम टर्नओवर 25 करोड़, तभी आपको इसके अंदर डिडक्शन मिलेगा। एंगेज किस पे होना चाहिए? एंगेज होना चाहिए एलिजिबल बिजनेस में, है ना। आपको क्या करना है? एलिजिबल बिजनेस करना है। अभी एलिजिबल बिजनेस क्या हम आगे डिस्कस करेंगे। और एलिजिबल स्टार्टअप नीड सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटर मिनिस्टेरियल बोर्ड सर्टिफिकेट। एलिजिबल स्टार्टअप और एलिजिबल बिजनेस क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। बाकी एलिजिबल स्टार्टअप हमने इस पूरे पॉइंट पे डिस्कस कर लिया, आगे डिस्कस करूंगी तो आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। डिडक्शन मिलेगा कितना? तो 100% ऑफ प्रॉफिट 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स तक आपको मिलेगा आउट ऑफ 7 ईयर्स। मतलब जब आपने स्टार्ट किया अपना एलिजिबल स्टार्टअप
उसमें 7 ईयर्स में से आप किसी भी 3 ईयर्स का प्रॉफिट जो है उसका डिडक्शन ले सकते हैं 100%। एलिजिबल स्टार्टअप क्या होता है? एलिजिबल स्टार्टअप मतलब ऐसा कंपनी और एलएलपी जो कि ये सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहला तो वो तो स्टार्ट हुआ होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1/4/2016, लेकिन 1/4/2021 तक वो स्टार्ट हो जाना चाहिए। टोटल टर्नओवर 25 करोड़ से एक्सीड नहीं करना चाहिए और साथ साथ उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसका? IMBC का, जो कि नोटिफाई किया होना चाहिए बाय CG। नेक्स्ट आते हैं एलिजिबल बिजनेस कौन किसको बोलेंगे, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो कि ये कंपनी और एलएलपी अगर करती है तो उसको हम एलिजिबल बिजनेस बोलेंगे। तो बोला गया इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, processes, services और scalable business model with a high potential of employment generation and wealth creation। ऐसा बिजनेस जिसपे ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल है वेल्थ जनरेट करने का, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, वो सारे बिजनेस को यहाँ पे कवर किया गया एलिजिबल बिजनेस के अंदर। डिडक्शन मिलेगा कितना? 100% ऑफ प्रॉफिट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक मिलेगा आउट ऑफ 7 असेसमेंट ईयर्स। आई होप क्लैरिटी आई हो। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 80 IBA। क्या बोल रहा है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। हाउसिंग प्रोजेक्ट से आपको क्या मिल रहा है? डिडक्शन मिल रहा है। सो अगर कोई पर्सन हाउसेस बनाते हैं और बेचते हैं, हाउसेस बना के बेचने वाला काम कर रहे हैं, कौन से हाउसेस? रेसिडेंशियल हाउसेस, तो उनके लिए यहाँ पे डिडक्शन प्रोवाइड किया गया है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। सो अगर कोई रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स मतलब कोई हाउसेस बनाने का काम कर रहा है, उसको बेचने का काम कर रहा है, इन दैट केस गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन को बनाया। क्या बोल रहे हैं? मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स फ्रॉम फर्स्ट डेट ऑफ अप्रूवल। जब भी आपने रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया होगा उसको आपको ख़त्म करना है 5 साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह ले ली, मैं वहाँ पे मैंने 2 बिल्डिंग्स बनानी थी, पूरे फ्लैट्स होंगे वहाँ पे और वो पूरी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होगी। इन दैट केस मैंने इसका अप्रूवल ले लिया तो मुझे ये काम 5 साल के अंदर पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, डिडक्शन मिलेगा किसको? सारे एसएससी को डिडक्शन मिलेगा जो कि रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ प्रॉफिट ऑफ होल प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट का 100% प्रॉफिट आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। बताइए कितना ज़्यादा डिडक्शन दे रही है गवर्नमेंट। मतलब पूरा का पूरा प्रॉफिट का आपको छूट, मतलब घर बनाओ और जो भी पैसे आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके। वाह वाह, गवर्नमेंट कितनी अच्छी है इन सब के लिए। इतना आपको डिडक्शन मिल रहा है, इसीलिए नॉर्मली ज़्यादातर लोग ऐसा प्रेफर करते हैं कि हम रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज़ बनाएं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डिंग्स बनती है क्योंकि उस पर तो जो भी प्रॉफिट आने वाला है वो पूरी डिडक्शन आपको मिलने वाली। एरिया ऑफ कमर्शियल शॉप अप टू 3% ऑफ एग्रीगेट कारपेट एरिया। अब ध्यान दीजिएगा, आप इतनी बड़ी जगह पे 2 बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग रहने वाले हैं यहाँ पे। अब बहुत सारे लोग रहने वाले हैं तो ऑफकोर्स ये बात है उनको छोटे मोटे स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे एक मेडिकल हो जाए तो बहुत अच्छा। तो ये सारे जो जगह है ना, मेडिकल, स्टेशनरी, ये सारे शॉप, कमर्शियल शॉप्स का एरिया कितना होना चाहिए? 3% ऑफ एग्रीगेट कारपेट एरिया। इन सब पूरी जगह का कितना होना चाहिए? सिर्फ 3% आप इस पे अलॉट कर सकते हैं। जो प्लॉट का साइज है वो कितना होना चाहिए? सो मेट्रो सिटी है तो 1000 स्क्वायर मीटर और मोर का हो सकता है ना, और अदर प्लेस है तो 2000 स्क्वायर मीटर या उससे ज़्यादा का हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब मिनिमम कितना होगा? 1000 स्क्वायर मीटर का आपका वो होना चाहिए मेट्रो सिटीज़ के लिए, एंड अदर प्लेसेस के लिए 2000 स्क्वायर मीटर का वो जगह होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रेसिडेंशियल यूनिट अलॉट टू इंडिविजुअल, स्पाउस एंड माइनर चाइल्ड ओनली 1। तो नॉर्मली गवर्नमेंट ये क्यों चला रही है? गवर्नमेंट ये चला रही है फॉर द पीपल, ताकि हमारे जैसे लोगों को बेनिफिट हो सके, मिडिल क्लास पीपल्स को बेनिफिट हो सके, है ना। सो गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती कि इससे जो है रिच पीपल्स फ़ायदा उठाएं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि ये जो बिल्डिंग है उसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल जो है या स्पाउस या माइनर चाइल्ड, उनके नाम पे सिर्फ एक ही घर मिलेगा। मतलब अगर कोई मेजर चाइल्ड है तो वो क्या अपने नाम पे अलग से घर ले सकता है उसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में? आंसर इज यस, उसको मिल जाएगा। और साथ साथ रिपोर्ट ऑफ सीए भी आपको इसके साथ अटैच करनी पड़ेगी। पूरी चीज़ें आपको करनी है, तब आपको सेक्शन नंबर 80 IBA के अंदर डिडक्शन मिलेगा। किसको डिडक्शन मिलेगा? जो वो रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर बिल्डिंग्स बना रहे हैं उनको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 80 JJA,
हमने अभी कौन सा सेक्शन डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया अबाउट ATIBA। आई होप क्लैरिटी आई हो। ATJJA रिलेटेड है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, ठीक है। सो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं, तो उनको भी डिडक्शन दिया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है जो सारे वेस्ट हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। एप्लीकेबल किसके लिए, सारे असेसी के लिए। कंडीशन क्या है, असेसी जो है एंगेज होना चाहिए बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग और ट्रीटिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है, प्रोसेस करना है और ट्रीट करना है, तो आप यहाँ पे कवर करेंगे। अब ये जो है आप किस चीज़ के लिए करेंगे, जनरेटिंग पावर, प्रोड्यूसिंग बायो फर्टिलाइजर। आप जो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस कर रहे हैं किस चीज़ के लिए करना है, पावर जनरेट करने के लिए, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स के लिए, बायोगैस बनाने के लिए, मेकिंग पैलेट्स एंड ब्रिकेट्स फॉर फ्यूल एंड ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने के लिए। आप इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसको प्रोसेस कर रहे हैं, इन दैट केस इनको भी डिडक्शन दिया जाएगा, उनका यही बिजनेस है। सो डिडक्शन कितना मिलेगा, 100% ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्ट करने का, प्रोसेस करने का बिजनेस स्टार्ट किया है, इन दैट केस मैंने स्टार्ट किया ऑन 1/4/2016। सो मेरे को 5 ईयर्स तक के लिए 100% ऑफ प्रॉफिट का डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन नंबर 80JJAA। क्या बोल रहा है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर्ड है, ठीक है। 80JJAA हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन। क्या हो रहा है, हम नए वर्कमैन को एम्प्लॉयमेंट पे रख रहे हैं, सो उस पर भी गवर्नमेंट डिडक्शन देती है। कैसे देती है देखिए, अलाउड टू एनी एसएससी, किसी भी एसएससी को ये मिल जाएगा जिसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है 50 लाख, 100 लाख और 200 लाख के लिए। ये टैक्स ऑडिट के हिसाब से है पूरे जो ये अमाउंट्स हैं, ठीक है। सो क्या बोल रहा है देखिए, किसी भी एसएससी को मिल जाएगा जिसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट एक्सीड करता है 50 लाख, 100 लाख या फिर 200 लाख पे, ठीक है। कितना डिडक्शन मिलेगा, 90% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। मतलब जितने भी आपने एडिशनल एम्प्लॉयज़ रखे, फॉर एग्जाम्पल 10 रखे, तो इनका जो भी खर्चा है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये इन पे खर्च हो रहा है, 10 एम्प्लॉय पे 10,000 रुपये खर्च हो रहा है, ठीक है। सिर्फ एग्जाम्पल ले रही हूँ, 90% मतलब 9,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इक्वली फॉर 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर, 30% फॉर ईच ईयर। मतलब एक ही साल का ये अमाउंट का आपको डिडक्शन मिलेगा, और ये जो डिडक्शन है वो 30% आपको मिल जाएगा 3 साल तक अलग अलग, ठीक है। सो ये तो बात हो गई 90% एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आती है बात नेक्स्ट, सैलरी पेड टू न्यू रेगुलर एम्प्लॉयज़। हम किसका डिडक्शन दे रहे हैं, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, दैट इज जो भी आप सैलरी पे कर रहे हैं न्यू रेगुलर एम्प्लॉयज़ को, उनका हम डिडक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे सैलरी क्या है, सैलरी मतलब जो भी आप सैलरी एक्चुअली पे कर रहे हैं वो, लेकिन इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं किया जाएगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कोई भी चीज़ पे कर रहा है, तो उसको सैलरी की डेफिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए इंक्लूड नहीं किया जाएगा। पेड मतलब अकाउंट पे चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से आपको पे करना है, किसी और मेथड से पे करोगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसको पे करना है, एम्प्लॉय को पे करना है। नेक्स्ट, न्यू रेगुलर एम्प्लॉयज। न्यू एम्प्लॉय किसको बोला जाएगा, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग में आपके पास थे, इस पर्टिकुलर ईयर को जब आपने क्लोज किया तो आपके पास 100 एम्प्लॉयज़ थे और ओपनिंग में आपके पास 90 एम्प्लॉयज़ थे। इन दैट केस आपके पास 10 एम्प्लॉय जो है वो एडिशनल माने जाएंगे, तो इनका ही आपको यहाँ पर डिडक्शन मिलेगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल ज़रूर कराऊंगी आपको, और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, है ना। लेकिन एग्जाम्पल हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज का हम यहाँ पे पूरा समझ लेते हैं इसका मेन कंसेप्ट। ध्यान से समझिएगा, हमने देखा सैलरी क्या है, सैलरी मतलब सब सैलरी के पॉइंट को कवर किया जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट बेनिफिट यहाँ पे कवर नहीं है। पेड मतलब अकाउंट पे चेक या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू पेमेंट होना चाहिए। न्यू मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। रेगुलर एम्प्लॉयज़ कौन होंगे, रेगुलर एम्प्लॉयज़ मतलब ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी अप टू 25,000 पर मंथ है और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, डिसेबल एम्प्लॉयज़ नहीं है और एम्प्लॉय किए जा रहे हैं फॉर एटलीस्ट 240 डेज और 150 डेज इन स्पेसिफिक केसेस। अब ये 150 डेज कब है वो देखते हैं, पहले इससे पहले हम देखते हैं नॉट डिसेबल एम्प्लॉय। नॉट डिसेबल एम्प्लॉय मतलब ऐसे एम्प्लॉय जिनका आरपीएफ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है।
if employees RPF has employers contribution, that is जिसमें गवर्नमेंट पूरा का पूरा अमाउंट पे कर रही है, ये नॉर्मली तब होता है जब एम्प्लॉय डिसेबल है, ठीक है। ओनली इन दैट केस गवर्नमेंट पेज कंट्रीब्यूशन टू RPF ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। जब RPF पे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे गवर्नमेंट आपके लिए कब कंट्रीब्यूशन पे करती है, जब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय डिसेबल है, तभी गवर्नमेंट RPF के अंदर कंट्रीब्यूशन पे करती है ना। सो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि वो जो एम्प्लॉय है डिसेबल नहीं होना चाहिए। डिसेबल नहीं है तो RPF पे एम्प्लॉयर दैट इज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है मतलब वो डिसेबल नहीं है, ठीक है। सो नॉट डिसेबल एम्प्लॉय होना चाहिए। 4 कंडीशन है एम्प्लॉय के लिए। सैलरी मिलना चाहिए उसको अप टू 25,000 पर मंथ। कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, लेकिन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए। एम्प्लॉयर दैट इज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए। और एम्प्लॉय किया जाना चाहिए फॉर एटलीस्ट 240 डेज और 150 डेज। 240 डेज इन नॉर्मल केसेस, 150 डेज लिया गया है फॉर अपैरल, फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट्स। इनके लिए आप 150 डेज लेंगे, ठीक है। एडिशनल कंडीशन क्या बोल रहा है, बिजनेस जो है स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन के थ्रू फॉर्म नहीं होना चाहिए। और बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न, मतलब किसी और का बिजनेस था, ABC लिमिटेड का एक बिजनेस था, वो उन्होंने क्या किया, DE लिमिटेड को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया। तो ऐसा कोई बिजनेस भी यहाँ पे नहीं चलेगा। प्रैक्टिसिंग CA की रिपोर्ट चाहिए अलॉन्ग विथ ITR भी आपको फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो आपको डिडक्शन मिलेगा कितना, 90% ऑफ एडिशनल कॉस्ट आपको डिडक्शन मिलेगा। और ये 90% 3 असेसमेंट ईयर्स तक आपको 30% करके मिलेगा। आई होप क्लैरिटी आई हो आपको, ठीक है। सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 80JJAA। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आगे के पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, सेक्शन नंबर 80LA क्या बोल रहा है, सर्टेन इनकम्स ऑफ ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट की कुछ सर्टेन इनकम्स। अब ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या है, ऐसी बैंकिंग यूनिट, ऐसे बैंक्स जिनका ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है SEZ में और IFSC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में आपका क्या है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट ऑफ। अब देखिए SEZ में अगर आपको यूनिट लगाना है तो आप उसका नाम क्या रखेंगे, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट रख के ही आप उसको बना सकते हैं। क्योंकि ये जो है हम बोल रहे हैं कि SEZ जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है, टैक्सेशन पर्पस के लिए हम उसको अलग मानते हैं, है ना। और वहाँ जो भी प्रोडक्ट जाता है उसको हम एक्सपोर्ट मानते हैं, है ना। ये भी चीज़ें होती है, इसलिए उस पर डिडक्शन भी मिल जाता है आपको। सो SEZ को हम इंडिया का पार्ट नहीं मानते, हम आउटसाइड इंडिया ऐसा मानते हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस ओनली। इन दैट केस वहाँ पे कोई भी आप बैंकिंग यूनिट लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। सो अगर SEZ या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की कोई भी यूनिट आप वहाँ पे डाल रहे हैं, बैंक्स की कोई भी यूनिट ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या फिर कोई यूनिट आप डाल रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर की, ठीक है, इन दैट केस आपको डिडक्शन दिया जाता है। SEZ का फुल फॉर्म क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आपको पता होगा ये आई होप। एंड नेक्स्ट IFSC दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यूनिट लोकेट करना है तो उसका नाम क्या रखेंगे आप नाम रखेंगे ओवरसीज बैंकिंग यूनिट या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। इसी तरीके से आपका नाम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल SBI का बैंक है तो SBI ओवरसीज बैंकिंग यूनिट नाम से SEZ में वो जा सकता है। नेक्स्ट, इनके जो भी डेवलपर होंगे इस पर्टिकुलर SEZ से, इस डेवलपर को जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट का 100% फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स आपको डिडक्शन दिया जाएगा एंड 50% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स आपको डिडक्शन दिया जाएगा। आई होप क्लैरिटी आई हो। छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन नंबर 80 PA नाम खुद बता रहा है, P दैट इज प्रोड्यूसर कंपनी से रिलेटेड है। क्या बोल रहा है, इनकम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी। इनकम ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी का भी हम डिडक्शन देते हैं। एप्लीकेबल किसके ऊपर है, प्रोड्यूसर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है, जो प्रोड्यूसर कंपनी है उसका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए इन एनी प्रीवियस ईयर, ठीक है। अगर लेस देन 100 करोड़ है तो वो यहाँ पे कवर की जाएगी और साथ साथ उसका प्रॉफिट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए। अब ये एलिजिबल बिजनेस क्या है, तो एलिजिबल बिजनेस मतलब आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ग्रो कर रहे हैं जो कि मेंबर ने ग्रो किया है, सो हम क्या बोल रहे हैं, प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी का जो मेंबर है
मेंबर्स, अब प्रोड्यूसर कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जहाँ पे जो भी फार्मर्स बोलना चाहिए हमको, वो फार्मर्स एक साथ मिलके एक कंपनी उन्होंने फॉर्म की है, और इस पर्टिकुलर कंपनी के जो भी मेंबर्स है दैट इज फार्मर्स, वो खुद ही ग्रो करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है। सो इसका जो भी मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रोन बाय द मेंबर्स, वो हमारे एलिजिबल बिजनेस में कवर किया जाएगा। नेक्स्ट, परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट अगर प्रोड्यूसर कंपनी खरीद रही है तो यहाँ कवर किया जाएगा। सीड्स, लाइव स्टॉक, अदर आर्टिकल्स जो कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जाएंगे बाय द मेंबर्स। तो कंपनी खरीद रही है, उसको यूज़ कौन करने वाले हैं? मेंबर्स ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कंपनी ने खरीद लिया, कंपनी बहुत सारा एक साथ खरीदेगी तो मेंबर्स के लिए भी वो सस्ता पड़ेगा, इसलिए कंपनीज खरीद लेती हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मेंबर्स ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं और इम्प्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, ये सब काम आप कर रहे हैं तो वो एलिजिबल बिजनेस में कवर किया जाएगा। अगर आप ऐसे सारे काम करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगा 100% ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स एट्रीब्यूटेबल टू एलिजिबल बिजनेस। जितना भी आपका प्रॉफिट होगा उसका 100% ऑफ प्रॉफिट आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80PA के अंदर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा असेसमेंट ईयर 2025-26 से। अभी तो आपको मिल रहा है, लेकिन 25-26 से आपको इस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। नो डबल डिडक्शन, यहाँ पे डिडक्शन ले लिया, कहीं और जाके प्रोड्यूसर कंपनी नाम से कोई और डिडक्शन नहीं ले सकते। रिटर्न ऑफ इनकम आपको टाइम पे फाइल करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, दैट इज 80QQB एंड 80RRB। मैं इसको अभी यहाँ पे समझा रही हूँ, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे 80QQB से स्पेसिफिकली हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 80QQB, सेक्शन नंबर 80RRB अप्लाई किसके ऊपर करता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, 80QQB मतलब ये लगता है ऑथर ऑफ स्पेसिफाइड बुक्स पे, जो कि स्पेसिफाइड बुक्स कौन सी? आर्टिस्टिक, साइंटिफिक और लिटरेचर। आप कौन हो? ऑथर हो इन पर्टिकुलर बुक्स के, है ना। तो आपको डिडक्शन दिया जाएगा रॉयल्टी का। तो देखिए, बुक्स बेचनी है तो ऑफकोर्स ही बात है, आप खुद जाके, मतलब जो ऑथर है वो खुद जाके तो बेचेगा नहीं, वो किसी ना किसी पब्लिकेशन को अपनी बुक्स देगा, वो उसकी बुक्स को पब्लिश करेंगी और वो उसकी मार्केटिंग करेंगी और वो उस बुक्स को बेचेंगी। तो ये जो बुक्स बिकेंगी तो इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट ऑफकोर्स ही बात है ऑथर को मिलेगा, तो वो जो उसको मिलेगा उसको हम रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है। ये रॉयल्टी स्पेसिफिकली उसकी कॉपीराइट की फीस होती है, क्योंकि वो उसकी बुक है, उसने लिखी है, तो वो उसका कॉपीराइट है ना। सो उस पर जो भी उसको मिलता है वो उसकी रॉयल्टी मानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं 80RRB। ये तो हो गया किससे रिलेटेड? बुक्स से रिलेटेड। 80RRB रिलेटेड है पेटेंट राइट से, मतलब मैंने कुछ चीज़ बनाया और उसका पेटेंट मैंने अपने नाम पे करा लिया, और फॉर एग्जाम्पल मैं उसको किसी को रेंट पे दे रही हूँ, है ना, किसी को रेंट पे दे रही हूँ, किसी को यूज़ करने दे रही हूँ, तो वो जो भी फीस मेरे को पे करेगा वो भी रॉयल्टी होगी, लेकिन नाम क्या होगा उसका? पेटेंट फीस। डिडक्शन कितना मिलेगा? एलिजिबल रॉयल्टी या फिर 3 लाख, विच एवर इज लोअर, आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। सेक्शन नंबर 80QQB के लिए एलिजिबल रॉयल्टी क्या होगा? अगर रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया अर्न किया गया है तो विद इन 6 मंथ्स वो आपको रिसीव हो जाना चाहिए, तो वो एलिजिबल रॉयल्टी कहलाएगा। अगर रॉयल्टी परसेंटेज बेस्ड में है तो मैक्सिमम 15% आप 80QQB के अंदर ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और अच्छे से क्लैरिटी आएगी। 80RRB में भी आउटसाइड इंडिया से अगर आपको रॉयल्टी मिलती है तो वो कवर किया गया, और विद इन 6 मंथ्स वाला पॉइंट भी वहाँ पे कवर किया गया 80RRB के अंदर, लेकिन 15% मैक्सिमम वाला 80RRB के अंदर नहीं है। तो ये स्पेसिफिकली एज अ नोट आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट और लास्ट हमारा सेक्शन है, दैट इज सेक्शन नंबर 80TTA एंड 80TTB। 80TTA क्या बोल रहा है? देखिए, रेसिडेंट इंडिविजुअल को ये मिलेगा, बिलो 60 ईयर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, या फिर HUF को डिडक्शन मिलेगा। किस पे मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। आपने क्या किया? सेविंग अकाउंट में पैसा डाला, सेविंग अकाउंट में पैसा डाला और उस पैसे पे आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अब ये जो सेविंग अकाउंट है आपका इंडियन बैंक में होना चाहिए, कोऑपरेटिव बैंक में होना चाहिए, या फिर पोस्ट ऑफिस में, इनमें से किसी में भी हो सकता है। डिडक्शन आपको कितना मिलेगा? तो अप टू 10,000 आपको डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 12,000 रुपये इंटरेस्ट अर्न किया तो आपको कितना डिडक्शन मिलेगा? 10,000 का मिल जाएगा, 2,000 रुपये आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट टैक्सेबल कहाँ होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। सिमिलर वे में 80TTB भी है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है फॉर इंडिविजुअल
ऑफ 60 ईयर्स और मोर, ऐसा रेसिडेंट इंडिविजुअल जो कि 60 ईयर्स या मोर का है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे सीनियर सिटीजन की बात की गई है ना, सीनियर सिटीजन की बात की गई है, तो उनको इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी किसी पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इन दैट केस वो इंटरेस्ट होना चाहिए इंडियन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस से मिलना चाहिए, तो उनको भी डिडक्शन मिलता है। लेकिन उनको ज़्यादा डिडक्शन दिया गया है, 50,000 तक का डिडक्शन दिया गया है। किसके लिए है? सीनियर सिटीजन्स के लिए है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो सिर्फ सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट का आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सेविंग, एफडी, आरडी जो भी आपने इंडियन बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस के साथ की होगी, उन सब पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उन सब का डिडक्शन मिल जाएगा, मैक्सिमम 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन्स। और अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो मैक्सिमम 10,000 का आपको डिडक्शन मिलता है। सीनियर सिटीजन नहीं है, ATTT ए में आ जाओ, सीनियर सिटीजन है तो ATTT बी के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने सारे सेक्शंस रिलेटेड टू डिडक्शंस कवर कर लिए हैं, बस इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बचते हैं। सो ये जो एग्जाम्पल्स है वो हम पूरी तरीके से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगी, जिससे अगर आप बुक के क्वेश्चंस करेंगे तो वो आपको ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई हो। नेक्स्ट क्लास में इस पर्टिकुलर डिडक्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स कवर करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट मोर अपडेट्स। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। ये सेक्शंस मैंने पढ़ा दिए, अब आपका काम है कि सिर्फ एक बार आप बुक से खोल के या फिर ये जो नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, उनसे कहीं पे भी आप किसी भी जगह से आप क्या करें, इनको रिवाइज कर लें। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।